नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। IC-184 द कंधार हाईजैक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज इन दिनों काफी चर्चा में है। हाईजैक को इसी सीरीज में जिस तरह से दिखाया गया है, उसे लेकर दर्शकों से लेकर सरकार तक को कई तरह की आपत्तियां हैं। बाकायदा इसके लिए नेटफ्लिक्स के क्रिएटिव डायरेक्टर को देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तलब भी किया और इसके बाद ये तय किया गया कि सीरीज में 2 आतंकियों, जिनके नाम भोला और शंकर लिए गए, उनके असली नाम डिस्क्लेमर में जोड़े जाएंगे। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं। डायरेक्टर अनुभव सिन्हा की सीरीज पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि इसमें तथ्यों के साथ बड़ी छेड़छाड़ है। इसमें से कई बातें काफ़ी गंभीर है और राष्ट्रहित के खिलाफ भी जाती दिखती हैं। कई जगहों से ये आवाज़ भी आ रही है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। कुछ लोग क्रिएटिव फ्रीडम की दुहाई दे रहे हैं, तो एक बार फिर से OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने वाला सवाल अपना सिर उठा रहा है। तो कई सारी बातें हैं जो इस पूरी सीरीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। तो आज कितनी क्रिएटिविटी, कितना फैक्ट, कितना फिक्शन, इसी पे हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमने कई अहम मेहमानों को आमंत्रित किया है। आपका परिचय कराते हैं। तो साथ में जुड़ रहे हैं फिल्म क्रिटिक मयंक शेखर साहब, स्कैम 92 और राणा नायडू जैसे वेब सीरीज़ के राइटर वैभव विशाल जी, जिस विमान का हाईजैक हुआ था IC-184, उसके हेड ऑफ क्रू अनिल शर्मा जी, एलारा सिक्योरिटीज़ के SVP मीडिया एंड इंटरनेट करुण तोरानी और सीनियर एक्टर अनिल रस्तोगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्योंकि बात हो रही है फैक्ट और फिक्शन की, और अनिल शर्मा जी जो कि हेड ऑफ क्रू उसी फ्लाइट में थे, अगर वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, तो इससे ज़्यादा फैक्ट और फिक्शन का डिस्टिंक्शन हम किसके साथ कर पाएंगे। अनिल जी, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही ये सवाल पूछूंगा कि जो सीरीज़ आई है और जो असल में घटा, उसमें कितना फैक्ट है, कितना फिक्शन है? काफ़ी फर्क है दोनों में। जो एक्चुअल अकाउंट था और जो फाइनल इनके जो रिलीज हुई है पिक्चर, उसमें सीरीज में। अब पहले शुरुआत इस बात से करते हैं कि इन लोगों ने काफ़ी से कंफ्यूजिंग, अब वो लीगल लैंग्वेज है या क्या है, उसमें मैंने आज नोट भी किए थे इनके डिस्क्लेमर में। सीरीज इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, पहले वो बोलते हैं। देन सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ सर्टेन रियल लाइफ इवेंट्स। थर्ड, द कैरेक्टर्स नेम्स उनके वो ऐसे क्रिएटिवली कंसेप्चुलाइज किए गए हैं और सर्टेन सिनेमैटिक लिबर्टीज हैव बीन टेकन। अब मुझे एक आम व्यूअर के नाते मेरे को समझ नहीं आता कि मैं इनमें से किस पे गौर फरमाऊं और किसको नज़रअंदाज करूं। आपने ये भी लिखा है कि बेस्ड ऑन द बुक। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द बुक फॉर द सिंपल रीज़न कि कैप्टन साहब की बुक मैंने तो अच्छी से पढ़ी है। उसमें खुद ही ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई गई जो कैप्टन साहब को करते हुए दिखाई गई हैं। फॉर इंस्टेंस, जब उनको फ्यूल जेटिसन करते हैं, वो बुक में नहीं मेंशन्ड है। जो नीचे जाके टॉयलेट का सफाई करने की कोशिश करते हैं, उसका मतलब पाइप्स को अनक्लॉग करने की कोशिश करते हैं, वो किताब में नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे जहाँ वो रियल नैरेटिव से दूर चले गए हैं। उसके अतिरिक्त जो रिप्रेजेंटेशन है, मेरे को उससे भी आपत्ति है। ब्यूरोक्रेट्स को दिखाया गया है। अब डोवल साहब ने मेरी बुक का फॉरवर्ड लिखा था। मेरी बुक भी इंसिडेंटली उसमें लास्ट में क्रेडिट्स में दी गई है कि एडिशनल इनपुट्स फ्रॉम दैट। अब व्हाट वो एडिशनल इनपुट्स हैं, आई हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट। तो डोवल साहब ने मेरी बुक को रिलीज किया था, फॉरवर्ड लिखा था, उन्होंने वहाँ पे स्पीच भी दी थी। आई नो व्हाट अ कमिटेड मैन ही इज। हमने सबके लिए बड़ा आदर है हमारे मन में। दुलत साहब या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे उस टाइम, प्रभात कुमार जी, तो वो मेरे समझ में नहीं आता कि ये किस तरह से इट्स एन अटेम्प्ट कि लोग इसको याद करें, जैसा कि उनको राउंड टेबल में यूट्यूब पे दिखाया गया था इनकी इस IC-814 राउंड टेबल में। एवरीवन वाज कांग्रेचुलेटिंग कि अच्छा, नहीं ये बड़ा अच्छा हिस्ट्री हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा लोगों के लिए फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आई थिंक देयर इज मतलब बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में। अनिल साहब, एक और जो बड़ी चीज़ या बड़ा आरोप कहिए या बड़ी जिससे शिकायत है इवन दर्शकों को भी है, वो ये है कि जो रोल है, मतलब जो आतंकवादी उसमें दिखाए गए हैं, जो हाईजैकर्स उसको दिखाए गए हैं, उसमें उनका ह्यूमन एंगल इस हिसाब से दिखाया गया, इस कदर दिखाया गया कि जो हार्शनेस उनमें रही होगी या जो उन्होंने वहाँ पे बर्ताव किए या जो टेरर उनका था, वो एक तरफ हो जाता है
और आप वहाँ से शायद उनसे सिंपैथी ले जाएं, उनके साथ सिंपैथी कर जाएं, इस तरीके से पूरा पिक्चराइजेशन या स्टोरी टेलिंग है। ये बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए साहब, ह्यूमन एंगल हर इंसान में होता है। आफ्टर ऑल वी आर बॉर्न ह्यूमन बींग्स। तो लेकिन ये फैक्ट है कि इसको मैं उस चीज़ से कोरिलेट करूंगा कि उन्होंने जो टेरर वाकई जो टेंशन थी एयरक्राफ्ट के अंदर डे टू डे बिल्डअप हो रही थी, उस पे उसको नज़रअंदाज करने का एक कॉन्शियस डिसीजन फिल्म मेकर्स ने लिया है। दे वांटेड टू मूव टू जो ब्यूरोक्रेटिक उस पे था। ये मुझे कहा भी गया था प्रोड्यूसर की तरफ से कि उनका फोकस ये रहेगा। अब जब आप ये कर देते हैं और उसमें कुछ चीज़ें जो फिक्शनल हैं वो दिखा देते हैं, जैसे कि वो एयर होस्टेस का उसके पूछने इम्प्रेस हो जाना कि कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ, कैन आई हैव सम वाटर, एंड उसके बाद अच्छा आई हैव अ गुड लाइफ, तो वो देखती रह जाती है। और उनके बीच में वार्तालाप जो हो रहा है, और वो कॉल कर रहा है उनके घर बीमार पेरेंट्स या फादर के पता करने के लिए। अब ये सारी इंट्रोड्यूस की गई हैं और रादर सुपर इम्पोज ऑन द नैरेटिव, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि नहीं देवर गुड ह्यूमन बींग्स एंड ऑल दैट। कोई भी ग्रे कोई भी टोटली ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, थोड़ा बहुत तो होगा। उनका ये था आके पूछ लेना मेरी बहनें क्यों रो रही हैं, या जब उनके 30th को उन्होंने करा था। पर वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी, हाईजैकर्स की स्ट्रेटेजी है। एक वो कोई हाईवे रॉबर्स नहीं थे कि सडनली उठ के आ गए और वो हो गए। इट वाज अ वेरी वेरी वेल रिहर्स्ड, वेल ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ टेररिस्ट। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ये करी हुई थी। वो साइकोलॉजिकली हमसे खेल रहे थे कह लीजिए, या देवर ऑल्टरनेटिंग, जो मेरा फेवरेट डिस्क्रिप्शन है इसका, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन हॉरर एंड ह्यूमर। बिकॉज हॉरर को बहुत ज़्यादा आप करोगे, इफ यू टेक इट टू फार, तो रिबेलियन हो जाता है। वो उनके 5 के लिए बस का थोड़ी नहीं होता शायद। कुछ मारे जाते हम पैसेंजर्स या कुछ होते। तो इसलिए वो टाइम टू टाइम दे वुड ट्राई टू मतलब आपको ऐसे भ्रमित करना चाहते थे कि जैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। तो वो उसका वो था। इट वाज नॉट कि उनका डोमिनेंट पार्ट ये था कि देवर एसेंशियली दिस थिंग। वो कहते थे मेरी माँ गो रही हो, वो सब तो ठीक है, बट आई वुड रादर लुक एट द फैक्ट कि उन लोगों ने इतना टेरराइज किया था। दे किल्ड वन इंडिविजुअल, दे नियरली किल्ड सेकंड पर्सन। बार बार पे वो असॉल्ट भी करते थे। उन्होंने कहा था 30th को हम शूट करेंगे, और शूट करेंगे तो एक करेंगे तो सबको करेंगे। वैसे भी उन्होंने कहा था कि हमारा मिशन है कि हम तो मरने मारने के लिए आए हैं, आप अपना देख लीजिए। तो मैं तो उसको नहीं सहमत हो सकता ना उस चीज़ से कि उनके पोर्ट्रेयल जो ह्यूमन एंगल दिखाया गया। जी जी। तो देखिए, ये फर्स्ट हैंड अकाउंट है अनिल शर्मा साहब से। कौन बेहतर इस चीज़ को बता सकता है जो खुद 8 दिन तक उस टेरर का, उस खौफ का शिकार थे, उस प्लेन के अंदर थे, और इनफैक्ट क्रू के मेंबर थे। ऐसा भी नहीं कि एक सीट पे बैठे हुए थे और देख रहे थे चीज़ों को। वो पार्ट थे उस क्रू के जिसने उस पूरी चीज़ को हैंडल किया। अब आगे की कहानी, आगे की बात करते हैं। मयंक शेखर साहब, जो शुरू में अभी अनिल जी ने कहा कि सारे डिस्क्लेमर में लिख दिया आपने, फिक्शन भी है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी है, और बुक का रेफरेंस भी है, तो क्या इतनी फ्रीडम ली जा सकती है इतने सेंसिटिव टॉपिक पर? नहीं, सेंसिटिव टॉपिक उतना ही होता है जितना कि आप बनाते हैं, राइट? क्या ऐसी ड्रामेटाइजेशंस पहले नहीं हुई हैं? हुई हैं। आप गांधी जैसी फिल्म ले लें। गांधी में बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं, जो महात्मा गांधी खुद, जैसे कि आपने ये वो याद होगा, वो फेमस सीन है जब वो खुद प्लेट ट्रे निकालते हैं और सबको चाय सर्व करते हैं। एक बहुत फेमस सीन है गांधी में। वो कभी हुआ नहीं उनकी जिंदगी में। वो पर मयंक साहब, गांधी जी नेशनल हीरो थे और ये भी सेंसिटिव आतंकवादी हैं। वो भी तो सेंसिटिव टॉपिक है। महात्मा नहीं नहीं, देखिए, थोड़ी सी लाइन खींचनी पड़ेगी। ऐसे तो हर चीज सेंसिटिव है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा ना आप किसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप गांधी जी के लिए और 2 चीजें महिमा मंदन में डाल देंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप आतंकवादियों के खिलाफ या आतंकवादियों के लिए महिमा मंडन करेंगे तो आई थिंक ये तो फिर गलत हो जाएगा। ये भी देखने का नजरिया है। मैंने भी वही शो देखी है। मुझे तो नहीं लगा कि किसी तरह आप टॉकअप कर रहे हैं टेररिस्ट को, या उनको एक अच्छे व्यक्ति दिखा रहे हैं। वो एक जिहादी टेररिस्ट है, उनका वास्ता है ओसामा बिन लादेन के साथ। वो अच्छा, ये ओसामा बिन लादेन वाली बात आप ला रहे, ये कहां से आई? ये मैं सबसे पूछूंगा, ये फैक्ट कहां से आया? क्योंकि ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड तो कहीं नहीं है। ये अनुभव सिन्हा साहब को कहां से मिला?
जितनी भी समीक्षा अब तक जो हुई है उसमें एक ये जो आया है बाहर, ये इस पर जरूर सवाल पूछना चाहिए, बिकॉज ओसामा बिन लादेन ने पर्सनली इस हाईजैक को एग्जीक्यूट किया, और आईएसआई, ऑफ कोर्स आईएसआई का रोल तो है ही, उस शो में आप देखते भी हैं, बट वो सिर्फ हेल्पिंग हैंड थे। ये एक स्टैंड लेती है ये सीरीज, और ये सवाल जरूर आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज और सब जितने भी सवाल आए हैं, चाहे कि वो टेररिस्ट का नाम भोला हो या बर्गर हो या डॉक्टर हो, ये तो सच में इन्होंने ये एनालिसिस यूज किए थे प्लेन में, वो तो हाँ, लेकिन मयंक साहब देखिए, बिल्कुल किए होंगे, लेकिन दिखाने का तरीका हो सकता है ना, आप एक सीन ऐसा क्रिएट करते जहां वो एक दूसरे को असली नाम से बुला रहे हो, इतना ही तो डालना था। विपिन साहब, तो अगले बार जब आप शो बनाएंगे तो आप उस तरह दिखा सकते हैं। एक रूल तो नहीं हो सकता कि किस तरह आप चाहेंगे कि हर चीज देखे, वो रूल तो हम तय नहीं कर देखिए, सकते। सेंसिटिव मतलब पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मयंक साहब, आपसे पहले भी कई बार बात हुई, और यहां पर यह नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर दिखाना, किसी को सही साबित करना, किसी को गलत साबित करना, लेकिन रैशनल को पकड़ना वो थोड़ा छोड़ेंगे तो दिक्कत होगी। एनीवेज, वैभव विशाल साहब, आप क्योंकि आप एक फिल्म राइटर हैं, जब कोई कहानी लिखी जाती है, जब कोई कहानी बनाई जाती है, और वो भी इस लेवल की है, देखिए आप ये नहीं कह सकते कि इस कहानी से आपका नेशनल इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें आईएसआई है, इसमें आतंकवादी हैं, और ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने आपको बाद में और बड़े बड़े कट्स दिए हैं जिससे आप अभी तक ब्लीड कर रहे हैं। इस कहानी की सेंसिटिविटी तो आपको शायद 1000 बार नाप के देखनी पड़ेगी कि क्या हम इसको सही लिख रहे हैं या फैक्ट लिख रहे हैं, तो फैक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसा हो रहा है। देखिए, इस पूरे प्रकरण के दो पहलू हैं, और किसी भी वाद विवाद में पड़ने के पहले मैं अपने उन दोनों पहलुओं को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि तथ्यों के आधार पर अगर कहीं कुछ गलती हुई है, कुछ जानबूझकर किया गया है, आम को अगर इमली बताया गया है, तो इस बात से मेरी पूरी तरह असहमति है, और किसी भी सामान्य इंसान को असहमति ही होनी चाहिए। रचनात्मक स्वतंत्रता का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप सच की जगह झूठ दिखाएं। पर साथ ही एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, एक लेखक के तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि हम कई बार कहानी को कहने के लिए, उसे और रुचिकर बनाने के लिए कई सारे उपकरणों का, टूल्स का प्रयोग करते हैं, उसमें अपने तत्व जोड़ते हैं। वो झूठ बोलने के लिए या सत्य को मरोड़ने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि कहानी कहने के लिए किया जाता है। 40 मिनट के एपिसोड की शुरुआत में आप एक ऑब्जेक्टिव डालते हैं, अंत में टीजर दिखाते हैं, तो उन टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो भाई देखिए, किसी भी घटना, वृतांत, प्रसंग का आप रूपांतर करेंगे तो उसमें कल्पना थोड़ी बहुत आ ही जाएगी, और लेखक का, कवि का, रचनाकार का काम है ये कल्पना करना, उस कल्पना के सहारे कहानी को सुनाना। अगर कोई भी लेखक किसी कहानी को सुनाता है तो वो कहानी उतनी उसकी हो जाती है जितनी की वो कहानी के नायक की है। अब आपने वो मिल्खा सिंह की जो फिल्म आई थी, भाग मिल्खा भाग, उसमें मिल्खा सिंह शायद कभी भी गुलमिल लौंडा पे नाचे नहीं थे, हवन करेंगे गाया नहीं था उन्होंने, पर हम जो दिखाते हैं अपनी कहानियों को, कहानी की बारीकियों को समझाने के लिए दिखाते हैं। पर सवाल यहाँ ये उठता है सर कि क्या सर, आप वैभव साहब, आपने अभी जो उदाहरण दिया मिल्खा सिंह साहब का, देखिए मिल्खा सिंह साहब की कहानी मिल्खा सिंह जी पे शुरू होती है और मिल्खा सिंह जी पे खत्म हो जाती है, लेकिन ये कहानी मिल्खा सिंह की कहानी नहीं है जी। ये कहानी है इस देश की, इस देश से जुड़ी जनता, और बहुत ही जो सेंसिटिव मुद्दा है आतंकवाद, जिसका दंश ये देश, इसकी जनता कश्मीर से लेके नीचे बॉम्बे या इवन डाउन साउथ भी झेलती है, और अभी भी झेल रही है, कम या ज्यादा जी। तो वो कहानी मिल्खा सिंह की कहानी से बहुत डिफरेंट है सर जी, बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर मेरा उसके बाद आपसे ये पूछना है कि सवाल ये उठता है कि क्या अनुभव सिन्हा जी ने जानबूझकर झूठ दिखाया है। देखिए, हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि उन्हें सत्य दिखाया था या नहीं, और इस बात को स्वीकार भी करना पड़ेगा कि कई सारी चीजों को जो उन्होंने दिखाया वो सत्य था। अब भोला और शंकर कोड नेम थे, उन्होंने वही दिखाया है। सर देखिए, ऐसा है, सत्य और संवेदनशीलता दो अलग अलग चीजें हैं। उनके तो इसमें सर वैभव साहब, इसमें एक छोटा सा सवाल, क्योंकि देखिए आप सारे लोग यहाँ पर क्रिएटिव लोग हैं, मैं आपकी क्रिएटिविटी पे सवाल नहीं उठाने के लिए बैठा, मैं तो सिर्फ एक दर्शक के तौर पे जो इधर बैठा है, और अभी यहाँ मैं बहुत सारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा हूँ, आप ऐसा मान लीजिए, और फैक्ट्स का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ऐसा भी मान लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप दिखा रहे हैं, क्योंकि पिक्चराइजेशन इतनी बारीक चीज है, और आप भी इससे एग्री करेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी उसको डिफ्लेक्ट कर देंगे तो कहानी का ओरिएंटेशन ही बदल जाएगा। कहानी से जो भावनाएं बह के एक दूसरे की तरफ जानी चाहिए, वो भावनाओं का स्वरूप ही बदल जाएगा।
इतनी ताकत है आप लोगों के अंदर, क्रिएटिव लोगों के अंदर, चाहे लिखने में हो, चाहे उसके पिक्चराइजेशन में हो। हमारे साथ यहाँ पर रस्तोगी साहब बैठे हैं, वो एक्टिंग में हो। आप जो बनाएंगे उससे दर्शक भावनाओं में बह के रह जाएगा और फाइनली वो उठाएगा जो शायद वो फैक्ट से अलग हो गई हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैसा दिखाया, वैसा बनाया, क्योंकि बहुत ताकत है आपके मीडियम में। ये मैं कहना चाह रहा हूं। जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, पर मैं यहाँ पे बस एक चीज जोड़ना चाहूंगा सर, कि देखिए उनके सत्य में आपको असंवेदनशीलता दिखाई पड़ रही है और मैं आपकी व्यथा को समझ नहीं, मुझे नहीं दिखाई पड़ रही। आप ये देखिए कि जो अनिल शर्मा जी जो उस फ्लाइट में थे 8 दिन जिन्होंने वहां पर बिताए, अगर उस व्यक्ति को ये लग रहा है तो अब उससे ज्यादा प्रमाण किसी और का क्या लेंगे? देखिए, प्रमाण मैं दर्शकों से बात करूंगा, मैं दर्शकों को समझूंगा, उनसे पूछूंगा। शर्मा जी भी दर्शक हैं और शर्मा जी तो नहीं, शर्मा जी दर्शक के अलावा साक्षी भी हैं सर। साक्षी थे बिल्कुल, और उनको प्रणाम करता हूं उनके साहस को मैं। पर एट द सेम टाइम हमें यह समझना पड़ेगा कि अनुभव सिन्हा ने 2024 में इसको बनाया है और इस चीज को उन्होंने आज के दर्शकों को दिया है। तो देखिए, अगर उस सत्य से आपको तकलीफ हो रही है, मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूं, लेकिन साथ साथ मैं उस सत्य को भी समझ रहा हूं। पर उस सत्य के आधार पर अनुभव सिन्हा जैसे मंझे कलाकार की रचनात्मकता को, उनकी सृजनात्मक क्षमता, ठीक है, सवाल चलिए मेरे हिसाब ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करुण तोरानी साहब, सत्य को बताना अच्छी बात है, लेकिन सत्य का एक चेहरा नहीं होता। आप सत्य को ऐसे बताएंगे तो सत्य अलग दिखेगा, सत्य को ऐसे बताएंगे तो सत्य अलग दिखेगा, सत्य को ऐसे बताएंगे तो सत्य अलग दिखेगा। सत्य के भी कई चेहरे हो सकते हैं, ये आपके ऊपर। इसीलिए मैंने माना कि आपका जो मीडियम है, आपका जो नरेशन है, वो बहुत मैटर करेगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? ठीक है, आप सत्य बताएं, जो बताएं, जैसा अभी तो हम सत्यों पे भी आएंगे कि कितने इसमें फैक्चुअल एरर्स हैं या नहीं हैं, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें क्या हैं, उसका नेशनल सिक्योरिटी से कितना बड़ा कंसर्न है, नेशनल प्राइड से कितना बड़ा, प्राइड को भी हटा दीजिए, लेकिन सिक्योरिटी को तो आप मानेंगे ना। प्राइड भी एक बार ये हो सकता है कि एक आदमी को एक चीज़ में प्राइड हो, दूसरी में, लेकिन सिक्योरिटी पे तो शायद सबके थॉट सेम होंगे। क्या कहेंगे आप इस पे, करण जी? देखिए विपिन जी, जो OTT का जो मीडियम है उसमें क्या है कि सेंसरशिप कुछ नहीं है, तो ये रेगुलेटेड नहीं है, तो इसके लिए जिसको जो चाहिए बना के दिखा सकता है। पहली बात तो ये है, ठीक है, तो वो फ्रीडम दी गई है OTT के लिए, बिकॉज ये मीडियम का जो ऑडियंस है वो ऐसा है कि उनको ऐसी चीजें देखनी अच्छी लगती है जो हार्ड हिटिंग हो। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि ये जो मैटर है ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, बिकॉज यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से दिखाया गया है, राइट? तो इसमें मेरे हिसाब से आई थिंक इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या होएगा मेरे हिसाब से, कि जो भी सीन या जो भी डायलॉग्स है उनको ऑल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सेंसिटिव चीज को गलत दिखाना ये सही बात नहीं है OTT के लिए भी। तो माना कि सेंसरशिप नहीं है, आप जितना भी क्रिएटिव कर सको। दर्शक भी ऐसे हैं जिनको हार्ड हिटिंग कंटेंट देखना है, उनको डार्क कंटेंट देखना है, वायलेंट देखना है, ये सब चीजें देखनी है। बट जो सेंसिटिव इशू है उस पे हमको ज्यादा गौर फरमाना पड़ेगा, और जब हम इस टॉपिक्स के ऊपर जब हम कंटेंट बना रहे हैं या शोज बना रहे हैं या पिक्चर बना रहे हैं, तो हमको डबल श्योर होना पड़ेगा कि जो हम चीजें दिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, क्या इससे अपने ऑडियंस के सेंटिमेंट को हम हर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो आई थिंक वो एक स्टेप लेना चाहिए क्रिएटिविटी वालों को। नो डाउट, नो ऑफेंस की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी चीज है, आपको जो दिखाना है आप दिखा सकते हो, बट एक डबल श्योर होना जरूरी है सेंसिटिव इशू के ऊपर, जो कि करना चाहिए हमारे हिसाब से। और ये कुछ नया नहीं है। देखिए, ये जो इशू है जहाँ पे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, ये हमारे यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आ चुकी है, जहाँ पे पद्मावत मूवी थी, पठान का एक गाना था, वहां पे कुछ इशू था, तो ये उड़ता पंजाब के सीन कट कर दिए गए। तो आई थिंक इसमें इंडस्ट्री के लिए अच्छा यही है कि आप सोल्यूशन निकालो, ना कि इस पे बैठ के झगड़ा करो और इस पे बैठ के बहस करो। तो सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना ही बेस्ट चीज है। और दूसरी बात ये है कि अगर कंटेंट में या पिक्चर में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, थोड़े बहुत कट्स होते हैं, उसपे कंटेंट की सक्सेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है और उसमें थोड़े सीन ऊपर नीचे, डायलॉग ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो आपका कंटेंट स्ट्रांग ही रहेगा। आपका कंटेंट सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल रहेगा बेसिस आपके कंटेंट, ना कि एक दो सीन ऊपर नीचे होने से। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर चीज यह है कि पहली बात तो ऑफकोर्स जो बना रहा है ये कंटेंट को, उसको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के डबल श्योर होकर करना चाहिए, और कहीं पे अगर फैक्चुअल गलती हो जाती है तो वहां पे ऑल्टर करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छी बात यही रहेगी। अनिल साहब, क्या एक बात ये भी आ रही है, क्योंकि अब इतना सारा OTT पे कंटेंट आता है, अब OTT भी ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया ना जहाँ चीज़ें हिट या फ्लॉप होने लगी। शुरू में तो जो आता था लोग सब देख लेते थे, वो थोड़ा नया नया चस्का था, लेकिन अब OTT पे भी स्ट्रगल करना पड़ता है।
और इनफैक्ट अभी कह रहे थे कि हार्ड हिटिंग कंटेंट पसंद है। मैं कहूँगा सर वो भी समय चला गया। अब आप देखिए इस समय पंचायत का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, गुल्लक का लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार नहीं कर रहे, वो एक एपिसोड को 10-10, 20-20 बार देख रहे हैं। तो वो हार्ड हिटिंग का भी एक लेवल, मेरे ख्याल से हम ये सोच लेते हैं कि लोगों को यही सब पसंद है, ये भी थोड़ी हमारी एक गलत सोच है। एनीवेज ये अभी का टॉपिक नहीं है, इस पे बाद में आते हैं। अनिल सर, क्या अब OTT पर भी इस तरह की चीज़ें हो गई हैं जहां मुझे अपनी चीज़ को सक्सेस दिलाना है तो मैं उसमें जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा कर दूं जहां वो कंट्रोवर्सी में जाए, जहां वो थोड़ी भीड़ का शिकार हो, और फिर उसके बाद डेफिनेटली वो तो हर फिल्म और हर सीरियल के साथ होता है कि जहां कंट्रोवर्सी आएगी तो लोग जाके ज़रूर देखेंगे उसको? नहीं, देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने स्वयं अनुभव सिन्हा जी के साथ काम किया है, और अनुभव सिन्हा जी बहुत ही, जैसा कि उनका नाम है, बहुत ही अनुभवी क्रिएटिव आदमी हैं वो। मैंने ये सीरीज़ देखी नहीं है, मैंने सिर्फ अखबारों में पढ़ा, और अभी जो डिस्कशन हो रहा है उसे मैंने सुना। असल में देखिए, होता ये है कि विजुअल मीडियम इज़ ए वेरी पावरफुल मीडियम, और अब OTTs की वजह से हो ये रहा है कि लोग सिनेमा घरों में जाना बंद कर दिया लोगों ने, और बल्कि अब तो सुनने में आ रहा है कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो ख़त्म हो करके जो सिंगल सिनेमा घर हैं वो फिर से शुरू हो रहे हैं। तो लोगों को घर बैठे सब चीज़ मिल रही है, देखने को मिल रही है। मेरा मानना ये है कि जो रियल हैपनिंग्स होती हैं वो, और ख़ास करके जैसे ये टेररिज्म के ऊपर थी, ये बड़े ही सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं जिनकी की बड़ी प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत ही ढंग से इनको हैंडल करना चाहिए, क्योंकि जिसमें न तो किसी की भावना हर्ट हो, हम जो एक्चुअल स्टोरी है उससे हम डिविएट न करें। तो उसमें होता ये है कि पता लगा कि कभी मान लीजिए हम कोई चीज़ दिखा रहे हैं, हम उसमें ज़रा सी भी हेर फेर हुई तो मान लो टेररिस्ट जो है वो ग्लोरीफाई हो रहे हैं। तो अब जैसे इसमें जहाँ तक मेरे सुनने में आया है कि जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है वो है नामों की, और हमारे मुल्क में एक बहुत ही सेंसिटिव दौर से गुजर रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस भी, बाई इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो कश्मीर में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो उसमें जो ख़ास करके ऐसे कंटेंट वाली जो चीज़ें होती हैं, आई थिंक दे हैव टू बी हैंडल्ड विद ए ग्रेट केयर। अब जैसे इसमें नाम मेरे सुनने में आ रहा है, भोला है, शंकर है, और वो टेररिस्ट हैं, तो लोगों की इसमें भावनाएं तो आहत होती हैं, क्योंकि हमारा मेरा यहाँ पे अनिल सर ये कहना है कि ये कहा यह जा रहा है कि वही कोड नेम थे रहे होंगे डेफिनेटली, और अगर हम जाएं तो जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पर कोड नेम भी डाले गए हैं, उसकी वेबसाइट पे असली नाम भी डाले गए हैं। कोड नेम बिल्कुल वही इस्तेमाल हुए होंगे, और अभी तो हमारे साथ यहाँ पर अनिल शर्मा जी भी हैं, वो भी बता देंगे। लेकिन एक फिल्मकार का ये भी दायित्व बनता है कि वो उसके पीछे की भी कहानी बताए ना। मैंने कहा एक 10 सेकंड का ही तो सीन लगता था जहां आपको 5 लोगों को बात करते हुए दिखाना है जिसमें वो असली नाम से आपस में बोल रहे हो। उससे आप नेटफ्लिक्स का स्टेटमेंट देखिए, क्या कहा है नेटफ्लिक्स ने स्टेटमेंट में कि हम उस जनरेशन के लिए ये डिस्क्लेमर डाल रहे हैं जिसने वो चीज नहीं देखी। तो इसका मतलब क्या है? कौन सी जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसमें आपको एक्चुअल जो था वो बताना चाहिए था। इसमें पुरानी नई जनरेशन की बात क्या हो गई? नहीं, डिस्क्लेमर से कुछ नहीं होता है, ऐसे डिस्क्लेमर डाल देने से फर्क नहीं पड़ता है। जब आप रियल स्टोरी की बात करते हैं, जब आप रियल एपिसोड की बात करते हैं, रियल हैपनिंग की बात करते हैं, तो उसमें डिस्क्लेमर्स नहीं चलते हैं। आई डोंट एग्री विद दिस। उसमें जो तथ्य हैं तथ्य ही आने चाहिए, जो असलियत है वो आने चाहिए। और यहाँ पर तो देखिए, यहाँ ये बहुत बड़ा फ़र्क हो रहा है। जो टेररिस्ट हैं, नाम की वजह से बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, यू सी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। और जैसे आपने कहा कि एक एपिसोड ऐसा या एक सीन ऐसा डाला जा सकता था जहां वो लोग अपने असली, तो उससे क्या है कि एक चीज़ जो है वो साबित हो जाती है। तो यहाँ पर जो किया गया है वो मुझे लग रहा है कि ये जो फैक्चुअल स्टोरी है उससे मैं इसको बहुत बड़ा डिविएशन मानता हूँ जी। तो मुझे लगता है कि ये डिविएशन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की यहाँ पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर
देखिए इस समय ऑलरेडी हमारा कंट्री जो है टेररिज्म से गुजर रहा है। टेररिस्ट हर तरफ हमारे टेररिस्ट हैं, ईस्ट में हैं, वेस्ट में हैं, पाकिस्तान की तरफ से हैं, अब इधर बांग्लादेश भी में भी रिजीम बदल गई है, क्या होने वाला है रियली डोंट नो। सो ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड आई थिंक सच टॉपिक्स हैव टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। नो डाउट। ये मीडियम ऐसा है बहुत, क्योंकि ये मीडियम ऐसा पावरफुल मीडियम है कि मान लीजिए जैसे कोई नहीं जानता है, कोई इस एपिसोड के बारे में नहीं जानता है, किसी ने ये हैपनिंग नहीं जानी है कि जब ये जिस समय प्लेन हाईजैक हुआ था वो क्या इंप्रेशन लेगा, वो कैसे इस चीज को एनालाइज करेगा। बिल्कुल। जो लोग नहीं जानते हैं उसके बारे में, उनके ऊपर तो ये बिल्कुल अलग ही असर डालेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मुझे लगता है कि ऐसे कंटेंट थोड़ा सेंसिटिविटी से हैंडल करना चाहिए, नो डाउट। मैं मयंक जी के पास एक बार फिर से जाता हूं। मयंक साहब, अनुभव साहब का इस पे मैं जो जितना मैंने पढ़ा देखा कि जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई तो शुरुआत में तो कुछ बोले नहीं, उन्होंने सिंपल एक ट्वीट फॉरवर्ड किया जो कि बेसिकली किसने किया था, कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव ने। और उन्होंने भी खुद का नहीं था, उन्होंने एक पत्रकार थे सिद्धांत मोहन, उनका जो ट्वीट था या उन्होंने जो लिखा था उसको आगे बढ़ाया। और उसमें यह था कि ये हाईजैकर्स के वही नाम हैं जो वहां पर असल में इस्तेमाल किए गए थे कोड नेम के तौर पर। तो ये बात तो अंडरस्टूड है और अनुभव सिन्हा साहब के लेवल का आदमी इस चीज को अच्छी तरह समझेगा, जो इतना बड़ा क्रिएटिव डायरेक्टर है, कि भाई वो वहां एक फैक्चुअल चीज घटी, उसका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने दिखाया, लेकिन उसके पीछे की भी तो कहानी मैं बताऊंगा, या उसको सिर्फ उतना ही लेके छोड़ दूंगा और जब हल्ला मचेगा तो एक डिस्क्लेमर डाल दूंगा शुरू में। नहीं, जहां तक इनकी आइडेंटिटी का सवाल है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसने भी ये शो देखा होगा कि इनकी जो लिंकेजेस हैं, चाहे आईएसआई से हों, चाहे जिहादी टेररिस्ट हों, इनफैक्ट जो एक पर्टिकुलर सीन में जो इनफैक्ट जो दोवल भी जो प्ले कर रहे हैं, मनोज पावर, उनका नाम भी अजीत दोवल नहीं है उस शो में, पर वो जो कैरेक्टर जब बात कर रहा होता है तो वो इब्राहिम उसको मेंशन भी करता है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ कोशिश की है कि इनकी आइडेंटिटी को हाइड किया जाए या इनकी इन टेररिस्ट को किसी अलग तरीके से दिखाया जाए। मुझे तो नहीं लगा। अगर आपको लगा तो फिर बताइए एग्जैक्टली कैसे लगा आपको ये, बिकॉज इनकी लिंकेजेस क्लियर है। नहीं, दिक्कत पता है सर, मयंक सर एक दिक्कत बोलूं क्या, देखिए आप फिल्में बनाते हैं, हम यहाँ खबरें चलाते हैं, और अक्सर हम अपने लोगों से कहते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं कि जब तुम खबर लिखते हो तो तुम तो उसको 3-3 घंटे तक पढ़ते हो, ठीक है, और वो सामने वाले के लिए 10 सेकंड में एक लाइन से गुजर जाती है। तुम अगर उसको ढंग से नहीं लिखोगे ना, वो 10 सेकंड में कैच नहीं कर पाएगा, तुमने तो उसको समझ लिया। यही चीजें फिल्मों में होती है। आप इतने गहरे उतरे हुए हैं सर उन चीजों में कि आपके लिए, मैं समझ रहा हूं आपका व्यू पॉइंट, चाहे आपने बोला हो चाहे अभी वैभव सर ने बोला हो, क्योंकि आप लोग इतनी गहराई में उतरे हैं ना, तो आपका दृष्टिकोण डिफरेंट है। लेकिन एक व्यक्ति जो सामने सीट पे बैठ के देख रहा है, उसका दृष्टिकोण बहुत अलग है। अभी जो डर सर ने बताया, अनिल सर ने, हो सकता है बहुत सारे लोग उसे भोला और शंकर ही समझ के निकल जाएं। तो ये दायित्व बनता है दिखाने वाले का, और चूंकि ये नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा मामला है, ये किसी राजा महाराजा की कहानी होती जो कभी चला गया 400-500 साल पहले, ठीक है, सेंटिमेंट तब भी जुड़ते हैं लोगों के, लेकिन ये करंट सिचुएशन है जिससे हम अभी भी डील कर रहे हैं। मुझे बहुत ही ताज्जुब होगा अगर कोई व्यक्ति इस पर्टिकुलर शो को देखता हो और वो सोचे कि बर्गर ने हाईजैक किया और भोला और डॉक्टर ने हाईजैक किया प्लेन को। क्वाइट क्लियर है कि वो उनका नाम नहीं है, वो एलाइसेस यूज किए हैं। एंड आई थिंक हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो आबादी है, जो हमारी ऑडियंस है, वो कुछ समझती नहीं, इसलिए एक डर भी क्रिएट किया जाता है कि पॉलिटिकल फिल्म्स बने ही ना। ये जो IC 814 जो है, ये एक फिल्म बनने वाली थी, विशाल भारद्वाज बनाने वाले थे फिल्म। उसके बाद विशाल भारद्वाज ने 7-8 साल काम किया, एक सीरीज बना रहे थे वो Amazon प्राइम वीडियो के लिए, बट Amazon प्राइम वीडियो को इतना डर लग गया कि इतनी कंट्रोवर्सी में आ जाएंगे वो तांडव के बाद, कि उन्होंने इसको पुल आउट कर गए वो पर्टिकुलर सीरीज से। तो एक डर रहता है कि कुछ भी आप पॉलिटिकल कहो या अगर रिलीजन की अगर बात हो जाए तो सबसे पहले तो पनिशमेंट दी जाएगी, उसके बाद पता लगा जाएगा कि क्राइम क्या है, और वही हो रहा है बार बार। तो आई थिंक हमें इंटेंशन को पहले समझना चाहिए। क्या मैं इंटेंशन की बात कर रहा हूं, मैं मयंक साहब इंटेंशन की बात कर रहा हूं। हो सकता है आपको, क्योंकि जिस तरह की पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं वो सबके कारण लग रहा होगा कि दिस इज वन ऑफ, ये अगर आज से आप 20 साल पहले ले जाइए, चलिए, तब भी हम यही बात कर रहे होते, एटलीस्ट मैं यही बात कर रहा होता। नहीं बिल्कुल नहीं, तब ऐसा नहीं कि कभी कोई सुनहरा
समय रहा है इस देश में पॉलिटिकल फिल्म्स के लिए, वो हमेशा से प्रॉब्लम्स में रहे हैं। इवन रिलीजन पे भी कमेंट करना हमेशा मुश्किल रहा है। सो कोई एक ब्रेवली कुछ कहता है तो फिर अब हमको इसको, क्योंकि मैं ईमानदारी से कहूं मयंक सर, मैं खुद भी क्रिएटिव फ्रीडम का पैरोकार हूं। होनी चाहिए, आपको हर चीज में टांग नहीं खींचनी चाहिए, आपको देनी चाहिए, लेकिन कुछ मुद्दे सेंसिटिव होते हैं जिन पे मैं मानूंगा कि आप फिर उसे, जैसे अभी अनिल शर्मा जी ने कहा कि आपने शुरू में सब लिख दिया कि ये ओरिजिनल कहानी भी है, ये फिक्शन भी है। अच्छी बात है, आपके लिए ये प्रोडक्ट है। भाई अब क्यों बनाया होगा इसको सिन्हा साहब ने? इसलिए तो नहीं बनाया कि वो कुछ बहुत बड़ा हितकर काम करने जा रहे हैं। उनके लिए उनका काम है, ये उनके लिए उनकी रोजी रोटी है, उसके लिए उन्होंने बनाया, इससे वो पैसे कमाएंगे। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसका ख्याल उनको रखना ही पड़ेगा। अभी अगर आप सॉरी अगर मयंक, अगर मैं कुछ वैभव सर शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। यस वैभव जी। विपिन जी, दुष्यंत कुमार जी ने, मतलब मैं घृष्टता कर रहा हूं उनकी कुछ लाइन पढ़ने की। उन्होंने कहा था, इस शहर में हो कोई बारात या हो वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। समस्या ये हुई है कि अब इन पंक्तियों का मैं दुरुपयोग कर रहा हूं और धृष्टता कर रहा हूं, पर मुझे लगता है कि अब बारात हो या वारदात हो, हम सिर्फ खिड़कियां ही नहीं खोलते, हम दरवाजों से बाहर आ जाते हैं चाकू छुरी लेकर, थाली ताली बजाते हुए। अरे अब एक पॉइंट होना चाहिए किसी चीज को निगेट करने का, किसी चीज को ऑब्जेक्ट करने का। आप सीरीज देखिए, सीरीज में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं हैं, और या फिर वो हिंदुस्तान के हो सकते हैं या किसी खास धर्म को नहीं, अगेन वैभव सर देखिए, वो तो आपत्ति सरकार की तरफ से आई जिसमें डिस्क्लेमर लग गया। मैं तो पूरी सीरीज की ही बात कर रहा हूं, मैं उसमें तमाम फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। जो दुलत साहब है उन्होंने कहा कि वो जो शुरू में केबल की बात आती है, अब ठीक है आप उस पर रखते रहिए, लेकिन आप अपने देश के फैक्ट को तो फैक्ट मानेंगे। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि रॉ का कोई केबल आया और हमसे छूट गया और हमने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद इतनी बड़ी घटना घट गई। चलिए इस पे भी सवाल उठाया जा सकता है। हो सकता है दुलत साहब क्यों बोलेंगे उस बात को, अगर वो घटा होगा तो कोई क्यों आके अपफ्रंट स्वीकार करेगा। लेकिन उसामा बिन लादेन वाली चीजें वो कहां से आई? आपने आईएसआई को अंडर प्ले कर दिया, वो कहां से आया? आपने ओवर सेंसिटिव ह्यूमन साइड दिखाया टेररिस्ट का या हाईजैकर्स का, तो वो तो हमें दिख रहा है ना, वो ऐसा थोड़ी कि छुप रहा है। कहानी अच्छी है, पिक्चराइजेशन अच्छा है, तमाम चीजें, लेकिन जो मैसेजिंग है वो बहुत डिफरेंट है। सर बट क्या सवाल ये उठता है, क्या ये जानबूझकर किया उन्होंने? एक एजेंट, हाँ लग रहा है ऐसा। अच्छा आप पुरानी पिक्चरें देखिए अनुभव सिन्हा साहब की, आप उनमें अक्सर ऐसे सवाल है। इनफैक्ट वो कौन सी फिल्म थी, मुल्क था या मैं नाम भूल रहा हूं, जिसका वीडियो इन दिनों काफी वायरल हो रहा है, जब वो वहां पर उनसे कुछ सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ठीक है ये उनका अपना विचार हो सकता है, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है कि भाई आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। हम भी कहते हैं कि ऐसा स्टिकर आप किसी के ऊपर नहीं चिपका सकते, लेकिन अगर आपके पास वो टूल है जिससे आप बना रहे हैं, बता रहे हैं, और अगर आपकी विचारधारा में कहीं मन में वो सिंपैथाइजेशन है तो वो आपके काम में भी झलकेगा। और मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल विपिन जी, अब देखिए क्या अनुभव सिन्हा जी अपनी राजनीति को इस कृति में लाए? हो सकता है लाए हो सकता है जिस तरह से चीजें हुई उस वक्त, क्योंकि हम लोग उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जब हमने देखा था इन सारी चीजों को, शायद उससे सहमत नहीं हो। पर क्या उनकी असहमति गलत है? मुझे नहीं लगता है ये गलत है। देखिए सत्य के ढेर सारे पहलू होते हैं, आपने खुद ही कहा और बहुत अच्छी बात आपने कही। हो सकता है अनुभव सिन्हा जी के हिसाब से चीजें लंबी खींच गई हों, इस बात का एहसास हम सबको था, और हो सकता है उस वक्त जो हुआ उससे वो सहमत नहीं हो, तो उनकी असहमति पर असहमति दिखाइए, आक्रोश नहीं, मेरा ये कहना है। नहीं आक्रोश नहीं, देखिए यहाँ कम से कम हम 6 लोग बैठे हैं, यहाँ आक्रोश की कोई बात नहीं है, हम 6 लोग आपस में बात कर रहे हैं। अभी हमारा हाँ क्योंकि नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी बात, मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हम इसको बिल्कुल आप लोगों का जो क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है प्लस एक दर्शक जैसा देखता है उसका जो उसमें परसेप्शन होता है, फिर हम जहां रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, कोई भी कालखंड चुन लीजिए, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 20 साल पहले जाइए, 20 साल आगे जाइए, चीजें हमेशा बदलती है, पर देश तो अपना यही रहने वाला है ना। कुछ चीजें हैं जो नहीं बदलेंगी, कोई अगर आपके साथ खराब है तो खराब है, कोई आपके साथ अच्छा है तो अच्छा है। पाकिस्तान से अभी तक तो हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हम करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं पिछले 70 सालों से, पर आज भी वो आपके उतने ही बड़े दुश्मन है, आज भी वो आपको किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम देने की कोशिश करते हैं। राइट, मैं एक बार फिर से अनिल शर्मा जी के पास जाता हूं। अनिल शर्मा जी, ऐसे और कौन से अकाउंट्स हैं, क्योंकि देखिए यहां पर आप ही प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप ही वो सारी चीजें कर रहे हैं। एक जगह आपका भी डायलॉग है, हो सकता है वो सही हो, जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई अगर कोई एक्सचेंज ऑफर है तो मेरी जगह किसी और को लेकर चले जाओ,
हाँ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आप ही से पूछते हैं वहाँ पे कि आप उतरना चाहें तो जाना चाहते हैं तो चले जाइए, हो सकता है वो घटा हो, लेकिन बहुत सारी और ऐसी घटनाएं जो शायद नहीं घटी होंगी वहाँ। मैं थोड़ा सा हट के पहले तो मैं इन सब का अभिनंदन करना चाहता हूँ जो इतने लर्नेड लोग हैं मेरे साथ। मयंक शंखेश्वर जी, वैभव जी, अनिल जी ने तो बहुत ही अच्छी वो टिप्पणियां करी हैं इस बात पे, और ही इज राइट इन सेइंग कि ये सेंसिटिव टॉपिक्स है, नहीं करना चाहिए इस पे। बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन विपिन, मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि एक तो आप ही के उस पे स्क्रीन पे वो रन कर रहा है कि पार्थसारथी जो एम्बेसडर थे उन्होंने जो बोला है कि दिस ऑल, आई मीन उनके वर्ड्स नहीं बोल रहा मैं, इट्स ऑल फॉल्स, जो भी कुछ उन्होंने क्लेम्स करे हैं, तो उसमें कोई कारण होगा ना। मिस्टर पार्थसारथी वाज इन्वॉल्व एट द वेरी इनटू द थिक ऑफ द थिंग्स एज से, ठीक है। दूसरा, जहां तक वो डिस्क्लेमर्स की बात आती है, जो इन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी एंड ऑल दैट जार्गन, आप एक को शायद याद होगी, एक मूवी बनी थी अक्षय कुमार की चंद साल पहले, बेल बॉटम। उसमें उन्होंने एक इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट को पिक किया था एज अ बेसिस ऑफ देयर स्टोरी। उसके लास्ट में उन्होंने मेरी बुक से ली हुई कुछ फुटेज भी दिखाई है कि स्टिल्स हैं वो, ठीक है। पर कहीं पे भी उन्होंने कोई भी, एक तो ही वाज नॉट जजमेंटल, हु द डायरेक्टर्स में मुझे ज्ञात नहीं है, ना तो जजमेंटल थे, ना उन्होंने अपनी किसी चीज से भी असहमति दिखाने की कोशिश करी, जो अभी वैभव जी बोल रहे थे। बट अगेन हो सकता है वो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा जी के कैलिबर का ना हो, मैं भी चाहूंगा उनसे ऐसा कहने के लिए, लेकिन इनएक्यूरेसीज तो अब वो कह रहे हैं रिसर्च, यहीं पे मैं अगेन आपके उस पर पढ़ रहा हूँ कि सिन्हा जी कहते हैं कि हमने 2022 से रिसर्च की थी। जब मेरी बुक को साइन किया गया था, उसके लिए पेमेंट मुझे मिली थी, आई वॉज गिवन टू अंडरस्टैंड कि वो कंसल्ट करेंगे ना। कंसल्टेशन इसलिए नहीं था कि उस स्टोरी को कोई नया रूप देना था या कुछ, कंसल्टेशन का मतलब था कि हम, अगर हमें कोई आपत्ति हो या कुछ हो या कंट्रीब्यूट करना चाहे, या मुझे कोई ऐसी चीज याद आ जाए जिसका जिक्र नहीं किया गया हो, तो उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। एक बार भी नहीं बोला, ठीक है। अब उसमें कैप्टन्स के नाम, मैंने जो पहले भी कहा है कि बुक से काफी कुछ डेविएशंस वहां पे हैं। नाउ देयर आर, टेक्निकली आप देखो वहां पे 8 कैबिन क्रू होते हैं, उसमें से उन्होंने सिर्फ 3 को दिखाया। मेरे से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि आप जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पहले चोट ही नहीं लगी थी ओरिजिनल इंसिडेंट में, ठीक है। और वो जो गर्ल्स जिनको दिखाया गया है, वो जिसको भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, दे वर नॉट द ओनली वंस हु वर डूइंग इट। हमारे 5 और भी कर्मचारी थे, जूनियर फ्लाइट पर्सन, और मैंने उठ के अलमिनाज पे रिपन जी की पार्थिव शरीर को बाहर रखा था। इसमें उन्होंने वो दिखा दिया कि हाईजैकर वो वो रख रहे हैं। क्यों हाईजैकर को दिखा रहे हैं? उससे क्या कंट्रीब्यूशन हो गया कि किस तरह से वो हार्ड हिटिंग हो गई, या वो मतलब उनका नजरिया सिन्हा जी का दिखाया गया। तो ये सारी डेविएशंस बहुत मुश्किल है उनसे वो करना। बाद में फिर वो 8 कैबिन क्रू को दिखा देते हैं बैठे हुए कि वो प्लॉट कर रहे हैं कि हम अगर काउंटर अटैक करें तो कैसे करें ना। ये सारे दीज आर मैटर्स ऑफ कन्वीनियंस। ये कोई उनसे, आई पर्सनली एज अ व्यूअर एंड एज अ पर्सन हु सफर्ड, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि उससे स्क्रिप्ट को बड़ा जैसा आपने कहा विपिन जी की, आजकल लोग उससे हटके दे आर लुकिंग फॉर रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल्स, कि जैसे ये पंचायत को ढूंढ रहे हैं या उसका गुल्लक के गुल्लक को वेट कर रहे हैं, तो उस तरह के वो। और लास्टली ये नहीं भूलना चाहिए कि टुडे द पीपल हु आर वाचिंग, वो बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं। उनके पास इतना इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, एट द क्लिक ऑफ अ बटन आप एक्सेस कर सकते हो क्या चीज़ है क्या चीज़ है। उनको यू कैन नॉट फूल देम लाइक दैट। अपने कहनी है तो आप साफ साफ कहिए कि मेरे को ये करना है। जैसे आपने कहा बड़ी क्लियरली कि सिन्हा साहब की वो लेगेसी इस तरह की है उनकी, तो फेयर पॉइंट। अब ठीक है, ही इज क्रिएटिव, ही इज सक्सेसफुल, बट इट हैज माय डिसअप्रूवल। नहीं, सही बात है। तोलानी साहब, क्या एटलीस्ट मैं ये कह रहा हूँ, क्रिएटिविटी पे अगेन मैं कुठाराघात नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है क्रिएटिव फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा
आपको तथ्यों को बहुत बारीकी से जांचना पड़ेगा जब आप इस तरह की चीज़ बना रहे हो जिसमें हिस्ट्री, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, सेंटिमेंट सब कुछ जुड़ा हुआ है। वहां पर आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते क्रिएटिविटी के नाम पर। तो देखिए, मैं वही बात दोहराऊंगा कि इसमें डबल श्योर होना पड़ेगा कि अगर आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हो जहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट इन्वॉल्व है या पॉलिटिकल सेंटिमेंट इन्वॉल्व है, आपको एक एक चीज बारीकी से देखनी पड़ेगी। कुछ लोग पैनलिस्ट में बोल रहे थे कि ये जो चीजें हैं कभी कभी जानबूझ के भी की जाती है। हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने ही बोला था वो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। मुझे तो नहीं लगता कि जानबूझ के ये सब चीजें की गई है। ये सब बारीकी चीजें हैं। मैं सारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी चीजों से सहमत हूँ। जो फ्लाइट में थे उन्होंने जो अभी आपके पहले भी जो बोल रहे थे कि ये चीज सही है, ये गलत है, जो दिखाया गया है गलत सही गलत, ये सब बात सही है। आई एग्री टू एवरीथिंग ऑन दिस, बट यही है कि थोड़े चेंजेस हो जाने चाहिए। नहीं सर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म के जहां से मत आइए। ग्लोबल प्लेटफॉर्म की भी दूसरी साइड बहुत डार्क होती है, बहुत सारी चीजें रोज निकलती है। अब आप रिसेंटली में आपके जो फोन में क्या आपका फोन लगातार आपको सुनता है, कल ही हमने उस पर शो किया, तो आप बड़े बड़े नाम उसमें निकल कर आ रहे हैं कि हाँ सुनता है और एडमिट हो रहा है कि हाँ भाई हम एक्टिवली आपका माइक्रोफोन ऑन रखते हैं थ्रू डिफरेंट एप्स एंड एआई एंड एवरीथिंग। तो अब उसमें मैं नाम नहीं ले रहा कंपनियों के यहाँ पे, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनियां जिन्हें हम मानते हैं कि ग्लोबल स्टैंडर्ड की, वही चीज मैं नेटफ्लिक्स के लिए भी कहूंगा। तो वो बेकार की बात है। हाँ, बट वही है कि अगर बारीकी से चीजें की गई है तो उनको रेक्टिफाई करना जरूरी है। उनको हम ऐसे चालू नहीं रख सकते हैं। डेफिनेटली एक्शन लिया जा सकता है कि आप इसको इस तरीके से नहीं दिखाओ, या तो हम ये देखो या बैन कर देंगे टेम्पररी या कुछ भी कर देंगे, तो एक्शन डेफिनेटली लेना पड़ेगा। हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम अगर किसी को इतनी ज्यादा मिल रही है कि वो चीजों को गलत दिखाए और जो ऑडियंस है वो गलत इंटरप्रेट करे चीजों को, तो वो नहीं होना चाहिए। एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए कि क्रिएटिव फ्रीडम भी आपको दी जाएगी, लेकिन अगर कुछ चीजें गलत है तो उसको प्लीज रेक्टिफाई करके आप वापस कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये एक सही चीज रहेगी। ओके, राइट। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद यही बड़ा सवाल कि क्रिएटिव फ्रीडम पर फिर क्या एक पहरा बैठना चाहिए, जो काफी दिनों से बात हो रही कि ओटीटी फाइन। अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या देखना पसंद करेंगे, लेकिन वहां पर भी एक लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। और उसके बहुत गहरे पहलू हैं, बहुत गहरे, जो हम अगर समय मिला तो आके बात करेंगे, क्योंकि बड़ा प्रभाव रहता है सिनेमा और इन सब चीज़ों का समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। और अगर फिर अगेन नेशनल इंटरेस्ट और इस तरह की सब चीज़ें आती हैं किसी भी कालखंड में आए, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपको कुछ ना कुछ तो लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रॉ करनी पड़ेगी या कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ये बड़ा सवाल सभी हमारे महानुभाव से। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है लेटेस्ट वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक, और आप सबको पता है कि क्यों आज हम उसकी बातचीत कर रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा समय उसको बताने में ना लगाऊं, सीधा सवाल पे आता हूं। हमारे बहुत ही शानदार पैनल और बहुत ही बढ़िया पैनलिस्ट आज हमारे साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं यहाँ पर। वैभव साहब, जो अभी अनिल शर्मा जी ने कहा कि उनकी बुक, उससे रेफरेंसेस, लेकिन उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं, हो सकता है इसके कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट रहे होंगे, लेकिन क्या अगेन कि जब आप इतनी एक बड़ी सीरीज बना रहे हैं जिस पे तय है कि इतना सारा बातचीत होगी, लोग उसे देखेंगे, लोग उस पर बात करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, क्या इनसे बात नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए थी, और शायद उन्होंने इनसे बात नहीं करी, किसी और से बात किया, और भी लोग थे जो इन्वॉल्व थे, तो इनसे बात बिल्कुल करनी चाहिए थी और करके शायद और पहलू मिलते। पर अगर नहीं मिले, इसका तात्पर्य ये नहीं है, इनसे बात नहीं हुई, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भाई बाकी लोगों से बातचीत नहीं की उन्होंने या तथ्यों को जानबूझकर तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। सब देखिए, मेरा बार बार मैं एक ही चीज सबमिट कर रहा हूं कि जानबूझकर कह देना कि भाई उन्होंने किया है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ये सत्य नहीं है सर। मुझे नहीं तो अच्छा वैभव साहब, एक तो चीज हो गई कि हम कहें जानबूझकर, एक आपने माना कि नेग्लिजेंस। आप जब लाल सिग्नल पर जाते हैं तो कई बार उसे बिना ध्यान रखे भी पार कर जाते हैं, कई बार आप जानबूझ के, लेकिन दोनों केस में वो आप नियम को तोड़ रहे होते हैं, ये तो आप मानेंगे? बिल्कुल मानूंगा। और जहां भी मुझे, देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जहां तथ्यों को नहीं दिखाया गया है वहां गलती हुई है, वहां बहुत गलती, और वो अक्षम्य अपराध है, ये मैं साफ साफ कहना चाहूंगा। मैं इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं रहा हूं कि जहां गलतियां हुई हैं
तथ्य को अगर आपने गलत तरीके से दिखाया है तो ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि कई सारी चीजों को जो उन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम लिया है उसको उसकी बारीकियों में जाकर हर चीज को पकड़ने का भी प्रयास नहीं किया जाए, क्योंकि वो उसमें परिपक्वता नहीं दिखाई पड़ रही, उसमें ऐसा लग रहा है कि भाई विच हंटिंग की जा रही है, और मेरा ये कहना है सर इसमें। ठीक है, चलिए अब एक बड़े सवाल पे आते हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था और सभी से मैं बारी बारी पूछूंगा। अनिल रस्तोगी साहब, आपके पास पहले आता हूं कि क्या ओटीटी ने हमें बहुत स्वतंत्रता दी है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को भी दी। अभी हम सब लोग बात भी कर रहे थे कि लोग उस पर कैसा कंटेंट देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार हमने डिसाइड कर लिया कि हम कैसा कंटेंट दिखाना चाहते हैं। देखिए, उस पर एकदम सॉफ्ट कंटेंट भी बिक रहा है और वही इस समय सुपर हिट है। हार्ड हिटिंग भी बिका एक वक्त तक, लेकिन मुझे लग रहा लोग अब उससे ऊब गए हैं। बहुत ज़्यादा वायलेंस, गाली गलौच, इतना ज़्यादा रियलिस्टिक दिखा देंगे तो फिर तो सिनेमा की एक दूसरी साइड खड़ी हो जाएगी। एनीवेज, क्या वक्त आ गया है कि ओटीटी पर भी थोड़े नियम कायदे कानून हों, रेगुलेशंस हों, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हों, कुछ मर्यादाएं हों जो तय की जाएं? देखिए, पहले मैं इसी के बारे में बात करूंगा। अभी जो करण जी ने जो बात कही थी, हम इसको मान लीजिए ऐसे लेते हैं कि कोई इस एपिसोड के बारे में नहीं जानता है। जैसे जब ये घटना हुई थी, कैसी घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी, रियल थी, वर्चुअल थी, मान लेते हैं हम, और टोटल हम जो फ्रीडम का एक्सप्रेशन है, टोटल हम लिबर्टी लेने की बात करते हैं। मेरा मानना यह है कि जो लोग इसको नहीं जानते हैं बिल्कुल, जो इसको बिल्कुल एक फ्रेश तरीके से देख रहे हैं कि ये एपिसोड ऐसे ऐसे हो रहा है, वो इसको कैसे लेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे करण जी ने कहा कि अनिल शर्मा जी की उन्होंने जो किताब, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे, उससे लिया था, तो ऐसे मौक़ों पे जहाँ पर मामला सेंसिटिव होता है वहाँ बात ज़रूर होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है बात अगर होती तो अनुभव सिन्हा जी, तो जैसे मैंने कहा कि जैसा उनका नाम है, बहुत ही अनुभवी, बहुत ही क्रिएटिव आदमी है, तो उससे और अच्छी ही चीज़ें निकल करके आती। और ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है, इस कंट्रोवर्सी खड़ी होने की शायद नौबत ही नहीं आती। जहाँ तक आप बात ओटीटी की बात कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि ओटीटी जब शुरू हुए थे और उस समय जिस ढंग से इनको परोसा जा रहा था, जिस ढंग से लोग, मैं आपको खुद बताऊं, मैं एक वेब सीरीज़ में काम कर रहा था, तो उसमें तमाम गाली गलौज थी। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं बोल सकता हूँ सर, मैं तो नहीं कर सकता हूँ। बोले कि ठीक है साहब, हमारी तो स्क्रिप्ट यही। मैंने कहा बेटर लाइक टू बी एक्सक्यूज्ड। बाद में साहब उनका फ़ोन, नहीं साहब अब ऐसा है कि वो सब हमने हटा दिए, हम बजाय ओटीटी के हम फिल्म बना रहे हैं। अब आप बताइए, ओटीटी बना रहे हैं तो आपको उसमें गाली चाहिए, फिल्म बना रहे हैं तो आप उसको हटा देंगे। ऐसा क्या डिफरेंस हो रहा है भाई? क्या ओटीटी पे लोग गाली सुनने के लिए ही देखते हैं? और जैसे आपने कहा, अब समय बहुत बदल गया है, बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज आ रही हैं जिसमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंटेंट मिल रहा है, लोग उसको खूब देख करके पसंद कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा, कहीं ना कहीं सेंसरशिप का कुछ न कुछ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो लिबर्टीज लोग ले रहे हैं वो कुछ बहुत अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन वैसे भी आ रहे हैं, मतलब उनके पार्ट 3, पार्ट 4 बन रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत से ऐसे वेब सीरीज़ रही हैं जो कि इन चीज़ों की वजह से ही बदनाम हुई हैं, गालियों की वजह से, वायलेंस की वजह से। आज उनके दूसरे वर्जन्स बन रहे हैं, उनके अपर वर्जन बन रहे हैं, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4 बन रहा है, पार्ट 5 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि एक सेंसरशिप ज़रूर होनी चाहिए जो कि इन चीज़ों पे थोड़ी लगाम रख सके। आप पूरी लिबर्टी जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप पूरी लिबर्टी नहीं दे सकते। ठीक है, क्विकली। मास मीडिया है, इसको जनता देखती है, इसको पब्लिक देखती है, लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं। देखिए, सिनेमा में तो फिर आपको चॉइस रहती है कि आप बच्चों को न ले जाएं या कुछ न ले जाएं। मैं आपको, मेरा डोमेस्टिक हेल्प है मेरी, वो मेरे साथ बैठ करके देखता है। सो यू सी, कंटेंट शुड बी सच नीट एंड क्लीन। सही बात है, अब सारे स्मार्ट टीवी हो गए हैं, ये सिर्फ एक फोन तक नहीं रह गया, आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे पास समय अब समाप्त होने जा रहा है, इसलिए ये अहम सवाल है, इसलिए मैं सबकी इस पर राय चाहूंगा। करण भाई, क्विकली, एक आध मिनट के अंदर, क्या हम अब रिस्ट्रिक्शन, हमें खुद आगे होके, मतलब आपका सेल्फ रेगुलेशन वगैरह वो सब ठीक है, खुद आगे होके इस चीज को एड्रेस करना चाहिए?
देखिए, इसमें पूरी तरह से ब्लैंकेट सेंसरशिप तो लाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप ब्लैंकेट सेंसरशिप लाएंगे तो आपको हर चीज पे रुकावट लानी पड़ेगी, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर चीज पे। बिकॉज सेंसरशिप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वीडियो ओटीटी के लिए रहेगा, उसके लिए नहीं रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बेसिकली पूरा आपका डिजिटल का जो है फ्रीडम वो पूरा ही चला जाएगा। तो ये ब्लैंकेट सेंसरशिप लाना तो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, जैसे टीवी और सिनेमा में होते हैं। तो मेरे हिसाब से ओटीटी एक जो मीडियम है वो टीवी और सिनेमा से अलग ही रहेगा, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो सेल्फ रेगुलेशन की वजह से ऐसा कुछ हो नहीं पाया है, क्योंकि आज भी सेल्फ रेगुलेशन का कोई मतलब होता भी नहीं ना सर। हाँ, बराबर बराबर, सही बात है। तो मेरे हिसाब से हमको उसके बीच में कुछ ढूंढना पड़ेगा, ना कि सेंसरशिप, ना कि सेल्फ रेगुलेशन। मे बी हम कंटेंट को मॉनिटर करें कि क्या इसमें गाली गलौज की जरूरत है, क्या इसमें न्यूडिटी की जरूरत है, क्या इसमें जबरदस्ती दिखाई दिया जा रहा है। तो कुछ एनालिटिकल प्रोग्राम या कुछ एनालिटिकल कमिटी बैठाई जाए जहां पे हर एक कंटेंट को मॉनिटर किया जाए। जैसे हमारे पास सेंसर बोर्ड है, वैसे एक एनालिटिकल कमिटी बैठाया जाए कि हर एक कंटेंट जो हो रहा है उसके अंदर इस चीज की जरूरत है कि इसको जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ऐसा कुछ रहेगा तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि ब्लैंकेट सेंसरशिप तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो आपको पूरा डिजिटल बंद करना हम पड़ेगा। ब्लैंकेट सेंसरशिप की बात भी नहीं कर रहे, एक रैशनल, आगे मैं शो के शुरू में कहा रैशनल को आप छोड़ते हैं सब गड़बड़ होती है, रैशनल रहेंगे सब ठीक रहेगा। वैभव जी क्विकली आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, कंप्लीट सेंसरशिप तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं होऊंगा, पर ये जरूरी है कि गाइडलाइंस दिए जाएं, बताया जाए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, उससे हेल्प ही होगा, फायदा होगा। और ये मैं एक लेखक के तौर पर कह रहा हूं कि अगर हमें मिल जाएगा कि भाई ये नियम कानून है या ये है, ये विस्तार है आपका, इससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं, तो मुझे इससे भी असहमति नहीं होगी। पर ये जो सैनिटाइज्ड कंटेंट दिखाने की जो बात की जा रही है ना, ये बड़ी ही छिछली बात है, इस पर मैं रिएक्ट नहीं करना चाहूंगा। देखिए, आपके आसपास लोग गाली देते हैं, सड़क पर जब जाते हैं तब लोग गाली देते हैं, तो क्या क्या सेंसर कीजिएगा आप? तो सेंसरशिप नहीं सर, यही तो दिक्कत है, उस चीज को तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस चीज का पिक्चराइजेशन, डिपिक्शन, उसको तो रोक सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि सच नहीं दिखाएं हम, आप ये नहीं, ये ऐसा सच नहीं है जिसको दिखाने के लिए आपको पिक्चर बनानी है सर। ऑलरेडी हम परेशान हैं इस सच से, मुझे नहीं अच्छी लगती गाली सुनना, और 1000 लोगों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन उसका पिक्चराइजेशन खैर एनीवे ये बहुत अलग डिबेट हो जाएगी। नहीं, करना भी बहुत जरूरी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे ख्याल से हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, इसके लिए किसी और दिन आप सबको आमंत्रित करते। नहीं, बिल्कुल ये बातें हैं करने लायक जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि ओटीटी तो अब हमारा मतलब समझ लीजिए कि जीवन का उठने बैठने का एक मेन वो हो गया। अब तो वो फोन से भी हट गया, अब तो सबके घर में स्मार्ट टीवी धीरे धीरे आ रहे हैं, तो अब वो ओपन टू ऑल अगेन, पूरा परिवार बैठता है, राइट। चलिए इस बहस को तो यहां समाप्त करते हैं, और इस बातचीत को मैं कहूंगा, बहस भी नहीं कहूंगा, ये थोड़ी सी बात जरूर हम शायद एग्री करेंगे सारे लोग, और कर भी लिया सबने, कि सेंसिटिव विषय को सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए। जहां लोगों की भावनाएं, जहां राष्ट्र का हित, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, उनको उसी ढंग से लेना चाहिए। क्रिएटिव लिबर्टी की एक सीमा है, उसको नहीं लांघना चाहिए, और फैक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। यही मौका है, हम धन्यवाद देंगे सभी मेहमानों का, और साथ में अनिल शर्मा जी, क्योंकि आप, मैं कह सकता हूं, हमारे हीरो हैं। वो जो 8 दिन आपने गुजारे वो हम सबके लिए एक मिसाल हैं, और क्लैप टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। और वो तमाम दर्शक और वो लोग जो आपके साथ रहे होंगे, सब आपको धन्यवाद देते हैं। आपका भी उसमें एक बहादुरी के साथ आपने जिस तरीके से हैंडल किया, हमारी भी खुशकिस्मती कि आज हम आपसे बातचीत कर पा रहे हैं। हाँ जी, बोलिए बोलिए, 10 सेकंड रहेंगे। वन फाइनल वर्ड कि मैंने मेरी बुक में भी लिखा हुआ है कि थैंक्स टू ऑल द इंडियंस विदाउट हुज प्रेयर्स वी वुड नॉट हैव कम बैक। तो ट्रिब्यूट है आप सबको, जितना भी वो था। आई फील वेरी स्ट्रांगली एज एन इंडियन, आई एम वेरी प्राउड इंडियन। थैंक यू वेरी मच, एंड विपिन, यू कंडक्टेड अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबके विचार बहुत अच्छे थे, और हम आगे और बातचीत करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।